जी भाई साहब। कोठी के गेट पे खड़ा नया चौकीदार आतिफ को नहीं पहचानता था। हिना बीबी को कहीं आतिफ आया है। आए सर, आपके बारे में उसने पहले से बताया हुआ है। इस बार चौकीदार के लहजे में अदब का पहलू वाज़े था। उसने पीछे जाकर गेट खोला और आतिफ का कार अंदर ले गया। गैराज के सामने कार खड़ी करके वो अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। हिना का कमरा उसका देखा भाला था, इसलिए उसने किसी से रहनुमाई लेने की ज़रूरत महसूस नहीं की। बरामदे में घूमते हुए दो मुस्तैद गन मैनों को देखकर आतिफ के होंठों पे मुस्कुराहट दौड़ गई। सेठ फाजिल ने बड़ी जल्दी पर पुर्जे निकाले थे। दोनों गन मैनों ने आतिफ को गहरी निगाहों से देखने पे इक्तफा किया। हिना की ख्वाबगाह का दरवाज़ा खटखटाने पे यस की आवाज़ आई और वो अंदर दाखिल हो गया। वो उसके इंतज़ार में बेकरारी से टहल रही थी। उसे देखती वो खुबकी से बोली, भैया इतनी देर कर दी। वो करीब जाकर उसके झुके सर पे हाथ रखता हुआ बोला, छोटी तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो कि मैं कौन सी जॉब करता हूँ, फिर मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें कोई गिला होना चाहिए। अच्छा ये बताएं, खाना खाया है कि नहीं? कोई अच्छी डिश बनी है तो मंगवा लो। हिना ने हंसते हुए कहा, हाँ किरण आई थी ना, और वो जब भी आती है कम से कम 3-4 डिशें बनानी पड़ती हैं। ये कहते ही उसने मुलाजमा को बुलाने के लिए घंटी बजाई। आतिफ ने कुर्सी संभालते हुए पूछा, तबीयत कैसी है आप? बिल्कुल ठीक भैया, आप सुनाएं। आतिफ ने हंसते हुए कहा, मैं तो सिर्फ सुनने आया हूँ भई। हिना के कुछ कहने से पहले मुलाजमा अंदर दाखिल होते हुए बोली, जी छोटी बीबी, मासी खाना गर्म करके ले आओ। वो दोबारा जी छोटी बीबी कहकर बाहर निकल गई। हिना ने खोजती नज़रों से आतिफ के चेहरे को घूरा, मगर उसे कोई ऐसा तासुर नज़र नहीं आया जिससे उसे अपने बाप की बात में हकीकत महसूस होती। मगर उसके साथ वो कुरान मजीद की कसम को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। कोई ख़ास बात थी क्या? नहीं, हिना ने सरेहन झूठ बोला। तो फिर इस टाइम बुलाने का मकसद? बस आपसे मिलने को मन चाह रहा था। यूँ भी जब तक मैंने भाइयों का बखैरियत ना देखने उन्हें चैन नहीं आता। हिना ने भाई के लफ्ज़ पे गैर महसूस अंदाज में जोर दिया। आतिफ मुस्कुराया, खैरियत तो फ़ोन पे भी मालूम की जा सकती है। हाँ मगर शक्ल नहीं दिखती। ये कोई देखने वाली शक्ल है? वो दिल गिरफ्ता लहजे में बोली, कैसी भी हो, एक बहन के लिए तो दुनिया की सबसे दिलकश शक्ल है। ए छोटी, अब सीधे तरीके से असल बात बता दो। तुम्हारे चेहरे पे मुझे 12 बजते नज़र आ रहे हैं। भैया अभी थोड़ी देर पहले पापा मेरे पास आए थे। उसने पूछा, तो फिर? मगर हिना के कुछ कहने से पहले मुलाजमा खाने का ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई और आतिफ के सामने पड़ी मेज़ पर ट्रे रखकर जिस खामोशी से आई थी उसी तरह वापस मुड़ गई। वो खाने की तरफ मतवज्जे होते हुए दोबारा मुस्तफसर हुआ। तुम कुछ बताने जा रही थी? वो आहिस्ता से बोली, पापा मेरी निस्बत तय कर रहे हैं। कहाँ? उसके नॉर्मल लहजे से हिना को उसकी अंदरूनी कैफियत का कोई अंदाज़ा नहीं हुआ। अमरीकी शहरियत रखने वाला एक डॉक्टर है। इसमें कबाहत क्या है? तेरा बाप है, तेरी भलाई ही सोचेगा। और फिर आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं तो ऐसे में अमेरिका की शहरियत, मेरा ख्याल है आजकल की लड़कियां इससे अच्छा सपना देखना भी नहीं चाहेंगी। भैया आपको तो पता है। फिर भी हिना की आंखों में आंसू आ गए थे। पागल, भाइयों को भी तो बहनों के अच्छे मुस्तकबिल की हिरस होती है। इस्माइल शाह तुझे सवाए गमों के क्या दे सकता है? फिर वो मुजरिम भी है, गिरफ्तार होगा या किसी अंधी गोली का शिकार हो जाएगा। मेरा मशवरा भी यही है कि मोहब्बत वगैरह के फ्रेब से बाहर निकलो। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। इस्माइल शाह से इतनी नफरत का इजहार किस लिए? हिना के लहजे में कोई ऐसी बात ज़रूर थी जिसने उसे चौंका दिया था। जुबान वाला हलक से नीचे उतारते हुए उसने पूछा, अपनी रिहाई की बाबत तुझे बाप ने क्या बतलाया है? हिना के अंदाज ने उसे मजबूरन मौजू बदलना पड़ा। पापा ने जो बात की वो 2 रिश्तों का तकद्दुस ख़त्म करने वाली है, इसलिए वो राज ही रहे तो बेहतर है। ओके फिर चलता हूँ, उसने उठते हुए कहा। यह तकद्दुस मुझे इतनी जल्दी बहाल होता नज़र भी नहीं आता। वो इत्मीनान से बोली, पहले मुझे खुदकुशी करने वालों पे हंसी आती थी। आतिफ के बाहर की तरफ बढ़ते कदम रुक के करीब जाकर उसकी गहरी सी आंखों में झांकता हुआ बोला, क्या भाई के रिश्ते से एतबार उठ गया है? नहीं, लेकिन जब कुरान मजीद हाथ में पकड़कर किसी के किरदार पर उंगली उठाई जाती है तो यकीन ना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक झमाके के साथ आतिफ को सारी बात समझ आ गई। वो उसके साथ ही बेड पे बैठता हुआ बोला, छोटी, तेज़ धूप में सहरा या किसी चटेल मैदान में से गुजरने वाले आदमी को अपने सामने थोड़े फासले पे साफ और शिफाफ पानी की लहरें नज़र आती हैं। उसे उर्फ़ आम में सराब या फ़रेब नज़र कहते हैं। और याद रखना, ये फ़रेब नज़र कईयों की जान ले चुका है। भैया कुछ समझ नहीं आ रही मेरे साथ क्या हो रहा है। वो रो पड़ी।
اگر مجھے ہلکی سی بھی امید ہوتی کہ تم راز رکھ پاؤ گی تو میں ساری کہانی بتا دیتا۔ یاد رکھنا، میں نہ تو راشی ہوں اور نہ ہی کسی مجرم کے ساتھ رعایت برت سکتا ہوں، چاہے وہ مجرم میرا باپ کیوں نہ ہو۔ البتہ کسی کو انجانے میں جرم کی راہ پہ ڈال دیا جائے تو یہ اور بات ہے۔ باقی یقین کرو، تم مجھے چھوٹی بہن کی طرح ہی عزیز ہو، میں تمہیں اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کر رہا۔ اسماعیل شاہ کو تمہاری رضامندی سے گرفتار کیا تھا، ورنہ اب بھی تم اس کے پاس چند دن گزار کر آئی ہو۔ کیا میں نے تم سے اسماعیل شاہ کے ٹھکانے کی بابت کچھ دریافت کیا؟ جواباً ہینا کا سر نفی میں ہل کے عاطف کی بات جاری رہی۔ صرف 1 ماہ انتظار کرو، ساری حقیقت تمہیں بتا دوں گا، اور پھر یقین مانو تمہیں کم از کم مجھ سے کوئی گلہ نہیں رہے گا۔ اور ہاں، کسی کو بہن کہنے اور سمجھنے میں بہت بڑا فرق ہے، اور میں تمہیں بہن سمجھتا ہوں۔ پاپا کہہ رہے تھے آپ کے حکم پہ ان کے ساتھ بہت ناروا سلوک کیا گیا۔ ان سب باتوں کے سوائے اگر میں اکٹھے ہی کرنا چاہوں تو کیسا رہے گا؟ میرا مطلب ہے مہینے بھر بعد، اس سے پہلے بھی ممکن ہے، مگر آخری حد 1 ماہ ہے۔ ٹھیک ہے بھیا، میں انتظار کروں گی۔ اب بتاؤ، ڈاکٹر سے شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ ایک شریف انسان کے ساتھ دھوکا ہوگا، شاید میں اس کے حقوق ادا نہ کر سکوں، اس لیے بہتر یہی کہ میں شادی نہ کروں۔ اسماعیل شاہ پاپا کا دشمن صحیح، مگر میں نادانستگی میں بہت آگے بڑھ چکی ہوں۔ اب وہ یا پھر کوئی نہیں والی بات ہوگی۔ معاف کرنا، اگر وہ تمہارے والد کے قاتل کے روپ میں سامنے آیا، پھر مرد کے بغیر زندگی گزارنا بہرحال اتنا بھی مشکل نہیں، اور بالفرض کوئی مشکل نظر آئی بھی تو شادی بات میں بھی تو کی جا سکتی ہے۔ 20-21 سال کو اتنی بڑی عمر نہیں ہے کہ بھائی بہن کی شادی کی فکر میں گھلنا شروع کر دے۔ آخری فکرہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ کھلنے لگی۔ عاطف کے ہونٹوں پہ بھی تبسم کھلنے لگا۔ اس نے کہا، میں نہیں اس فکر میں تمہارا باپ کھل رہا ہے، البتہ میں اس کی تائید کر رہا ہوں، کیونکہ لڑکیاں جتنی اپنے گھر بسا لیں اتنا بہتر ہوتا ہے۔ بھیا، پاپا نے مجھے صرف 2 ہفتے کی مہلت دی ہے، اس کے بعد وہ ڈاکٹر کی فیملی کو بلا لیں گے، اور بھری محفل میں انکار کرنے پہ پاپا کی جتنی انسلٹ ہوگی میں کیسے اتنی جرت کر پاؤں گی؟ عاطف مسکرایا۔ تو ہاں کر دینا بھیا پلیز۔ اچھا یوں کرو، اپنی مما سے مل کر ساری صورتحال انہیں بتا دو، وہ خود تمہارے پاپا سے بات کر لیں گی۔ اگر مما کا بھی یہی فیصلہ ہوا تو یہ کہ اپنے والدین سے خود نپٹو، تم جانو اور تمہارے ممی پاپا۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ مجھے بھی اب اجازت دو۔ ٹھیک ہے بھیا، میں ایک دفعہ مما سے بات کر لوں۔ خلاف توقع اس نے عاطف کو روکنے کی ضد نہیں کی۔ عاطف اس کے سر کو سہلاتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ یس، سیٹھ فاضل انجان نمبر کی کال اٹینڈ کرتے ہوئے بولا۔ سیٹھ صاحب، میں چوکیدار شاہین بات کر رہا ہوں۔ منخوت سے بولا۔ جلدی بولو، کیا بات ہے؟ سیٹھ صاحب، کوئی منور صاحب ایک نئی کار لے کر آئے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ کار آپ کی ہے۔ بیگم صاحبہ بھی اسے نہیں جانتی، انہوں نے کہا ہے آپ سے پوچھ کر گیراج میں کھڑی کرا دوں، وہ خود اس وقت مہمانوں کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اس نے کہا، جو بندہ کار لے کر آیا اسے فون دو۔ جی سیٹھ صاحب، اسے منور کی آواز سنائی تھی۔ آپ کا نمبر بند مل رہا تھا، اس لیے مجبوراً چوکیدار کا سہارا لینا پڑا۔ بڑی جلدی آ گئے ہو، ابھی تو 11 بھی نہیں بجے۔ سیٹھ صاحب، ساری رات مصروف رہا ہوں، سخت تھکا ہوا ہوں، اگر آرام کے لیے لیٹ جاتا تو شاید ٹائم پہ نہ پہنچ سکتا، اس لیے سوچا امانت آپ کے حوالے کر کے ہی آرام کروں گا۔ فنکشن میں کوئی نہیں، وہی پرانا طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے، فون چوکیدار کو دو۔ اور منور نے موبائل چوکیدار کی طرف بڑھا دیا۔ شاہین، اسے کار صحن میں کھڑی کرنے دو اور اس کی چابی اپنے پاس رکھ لینا، میں بس گھنٹے 2 میں پہنچتا ہوں۔ جی سیٹھ صاحب، وہ مدبانہ لہجے میں بولا، مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے فاضل خان فون بند کر کے سامنے بیٹھے شخص کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ تو ہم کہہ رہے تھے اسفندیار صاحب، ریٹ آپ نے بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ سیٹھ صاحب، ہماری مجبوری بھی سمجھنے کی کوشش کریں، خود کو موت کے منہ میں دھکیلنا اتنا آسان کام نہیں۔ وہ ہم بھی جانتے ہیں کہ موت کے منہ میں کون جا رہا ہے۔ سیٹھ صاحب، آپ کو پتہ ہے ایک آدمی کو تیار کرنے کے لیے ہمارا کتنا خرچہ ہو جاتا ہے؟ چلو 10 لاکھ پہ ڈن ہو گیا، لاسٹ 15 لاکھ، اس سے 1 پائی بھی کم نہیں لوں گا۔ وہ ڈرائیونگ تو کر لے گا نا؟ اسفندیار نے جواب دیا۔ بالکل۔ اچھا یوں ہے کہ کل ظہر کی نماز کے بعد جلوس نکلے گا اور اسے لے کر 10 بجے ہمارے پاس پہنچ جانا تاکہ فنکشن کے بارے میں آپ کو بریف کر دیں۔ وہی پرانا طریقہ ہے نا؟ ٹیپ ریکارڈ کے آف ہوتے ہی دھماکہ ہوگا؟ ہاں وہی ہے، بس بریفنگ کی ضرورت نہیں، اسفندیار اطمینان سے بولا۔ پھر ہمیں اجازت؟ سیٹھ فاضل اٹھنے لگا۔ کھانا کھائے بغیر ناممکن، اسفندیار حتمی لہجے میں بولا، اور سیٹھ فاضل واپس بیٹھ گیا تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ اگلے دن نکلنے والے فقہ جعفریہ کے جلوس کے اندر دھماکے کا پروگرام فائنل ہو گیا تھا، اور یہ کام چلتی پہ تیل ڈالنے کے مترادف تھا۔ ملک میں پہلے اس بارے میں فضا کشیدہ تھی، اس دھماکے نے حالات بگاڑنے میں سونے پہ سہاگا کا کردار ادا کرنا تھا۔ منور اور اسفندیار اس کے پرانے واقف کار تھے۔ منور مختلف
बारूदी फंदे तैयार करने का माहिर था, तो असफंदयार इन फंदों को इस्तेमाल करने के लिए अफराद तैयार करता था। इनमें खुदकश और रिमोट के जरिए धमाका करने वाले सब शामिल थे। खाना खाने के बाद कुछ देर पीने पिलाने का शुगल चला और फिर असफंदयार से रुखसत देकर वो वापस घर की तरफ चल पड़ा। उसकी कार के आगे और पीछे मुहाफिजों की एक एक जीप चल रही थी, जिसमें 4 हथियार बंद अफराद सवार थे। उनकी गाड़ियों को देखते ही चौकीदार ने सरहद से दरवाज़ा खोल दिया था। सहन में गाड़ी रोककर उसके मुहाफिज ने जल्दी से उसके लिए दरवाज़ा खोला। नीचे उतरकर वो उस मुहाफिज से मुखातिब हुआ, चौकीदार को हमारे पास बुलाओ। जी सेठ साहब कहकर उसने वहीं से आवाज़ दी, शाहीन इधर आओ। सेठ साहब याद फरमाने और शाहीन भागकर नज़दीक आ गया। नई कार की चाबी हमारे हवाले करो। और कार कहाँ खड़ी की है? चौकीदार जल्दी से बोला, कार तो बेगम साहिबा ले गई हैं, उन्होंने डॉक्टर साहब के पास जाना था। उनकी अपनी गाड़ी में कोई गड़बड़ थी तो वो नई कार लेके चली गई। अचानक फाजिल को ज़मीन आसमान घूमते नजर आए। तो तुम मगर इससे ज़्यादा वो कुछ ना कह सका और सीने पे हाथ रख के नीचे झुकता चला गया। वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी बीवी रखशंदा दौरान सफ़र म्यूज़िक सुनने की दिलदादा थी। सर, एक आदमी नई सुजुकी कार में आया था। चौकीदार और फाजिल खान के घर वाले उसे नहीं जानते थे। चौकीदार ने फ़ोन पर फाजिल खान से पूछ के वो कार कोठी में खड़ी करवा दी है। अब कार लाने वाला वापस जा रहा, क्या उसका ताक़ुब करने की ज़रूरत है? दानिश फाजिल खान के पीछे गया हुआ है और मैं इस वक्त अकेला हूँ। अख्तर आतिफ को तफसीली रिपोर्ट देता हुआ मुस्तफसर हुआ। आतिफ ने पूछा, फाजिल खान कहाँ गया हुआ है? अख्तर ने जवाब दिया, ये तो दानिश को पता होगा। ओके, बंदा मशकूक लग रहा है। फाजिल खान जैसे आदमी सुजुकी कार इस्तेमाल नहीं करते, तुम इसका ताक़ुब करो। फाजिल खान के ताक़ुब में यूँ भी दानिश मौजूद है। और फिर अख्तर की ठीक है सर सुनते ही उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। राजा, फाजिल खान की कोठी पे किसी को निगरानी के लिए भेज दो, वो टीवी पे खबरें सुनते। राजा ज़िशान से मुखातिब हुआ। जी सर कहकर उसने मोबाइल निकाला और आगे हुक्म पास करके दोबारा खबरें देखने में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी देर के बाद आतिफ दोबारा उससे मुखातिब हुआ, दानिश की भी खैर खबर ले लो। और वो एक मरतबा फिर जी सर कहकर दानिश का नंबर डायल करने लगा। चंद मिनट उसके साथ मसरूफ़ गुफ्तगू रहने के बाद वो राब्ता मुनक़ते करते हुए आतिफ की तरफ मतवज्जे हुआ। सर, दानिश बता रहे कि वो किसी असफंदयार नामी व्यापारी की कोठी में मौजूद है। उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनने की कोई सूरत मौजूद नहीं है। दानिश कोठी के बाहर उसका मुंतज़िर है। ऐसा करो, उस असफंदयार की निगरानी के लिए भी किसी को भेज दो, क्योंकि दानिश तो फाजिल खान की ही निगरानी करेगा। और राजा इस बात में सर हिलाते हुए लियास को उसकी निगरानी का बताने लगा। 1 बजे जब वो ज़िशान के साथ डाइनिंग हॉल का रुख कर रहा था तो उसे फाजिल खान की वापसी की इत्तला मिली। उसके साथ उसे फाजिल खान की बीवी के भी कहीं जाने की खबर मिली। को आतिफ जानता था कि वो बेसरर औरत है, उसके बावजूद उसने उसकी निगरानी करानी ज़रूरी समझी थी। वो बामुश्किल खाना खाकर फारिग हुए थे जब उसे ज़काउल्लाह की तरफ से ये रूह परसा खबर मिली कि फाजिल खान की बीवी की कार एक ज़ोरदार धमाके से उड़ गई है। क्या कह रहे हो? वो हैरानी से उछल पड़ा। किस जगह पे हुआ ये धमाका? सर, डॉक्टर दुरानी के क्लिनिक की पार्किंग में। ये तो शुक्र है मैं बाहर ही रुक गया था, वरना शायद मैं भी शदीद ज़ख्मी या हलाक हो जाता। धमाका खेज़ मवाद फाजिल खान की बीवी की कार में ही था? मुझे तो ऐसे ही लगा। ओके, हम वक़्वे पे पहुंच रहे हैं। राब्ता मुनक़ते करके वो जल्दी राजा को सारी सूरत हाल से आगाह करने लगा। चंद लम्हों बाद उनकी गाड़ियाँ वक़्वे की तरफ रवां दवा थी। वो रस्ते में ही था कि उसे इत्तला मिली फाजिल खान को हार्ट अटैक हुआ है। उस तक इतनी जल्दी ये खबर कैसे पहुंच गई? उसने खुद कलामी की थी, मगर उसे इत्तला देने वाला दानिश हैरानी से मुस्तफसर हुआ। कौन सी खबर सर? उसकी बीवी की कार में धमाका हुआ है। ओह, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। बहरहाल कुछ कह नहीं सकते सर, उसे कैसे मालूम हुआ? ओके, उसके साथ साथ रहो कहकर उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। धमाके की जगह पुलिस ने घेराव किया हुआ था, मगर उनके सर्विस कार्ड देखने के बाद वो उन्हें रोकने की जुर्रत न कर सके। पार्किंग एरिया में ज़का उन्हें अपना मुंतज़िर नज़र आया। धमाका इतना शदीद था कि पार्किंग एरिया के साथ मिली क्लिनिक की दीवार भी गिर गई। बारूद फाजिल खान की बीवी की कार में ही था। वक़्वे का जायज़ा लेते ही आतिफ वसूख से बोला। ज़ीशान ने कहा, सर वैसे बात कुछ अजीब सी है। फाजिल खान अब इतना गिर गया है कि उसने अपनी बीवी को ही दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर डाला। शायद असल बात कुछ और हो, लेकिन इतना कन्फर्म है कि फाजिल खान को पहले से इस हादसे के बारे में मालूम था। आतिफ की बात उनके लिए हैरानी का बाइस बनी थी। ज़का मुस्तफसर हुआ। वो कैसे सर? जवाबन आतिफ उन्हें फाजिल खान को हार्ट अटैक होने की खबर सुनाने लगा। वाकई सर, अगर फाजिल खान इससे बेखबर नहीं हो सकता, इतनी जल्दी उसे कैसे पता चल सकता है? अगर ज़का उसका ताक़ुब ना कर रहा होता तो हम भी अब तक इससे बेखबर होते। बल्कि अभी तक तो पुलिस को भी पता नहीं चला है कि धमाका किसकी कार में हुआ।
वो तमाम पार्किंग एरिया के एक कोने में खड़े होकर उस पर तबसरा कर रहे थे। आतिफ ने कहा, मुझे एक और शक हो रहा है, बल्कि उम्मीद बासे क्या ऐसा ही हुआ होगा। वो बेज़ुबान बोले, वो क्या सर? फाजिल खान की बीवी जिस सुजुकी में सवार थी, ये कुछ देर पहले ही एक मशकूक शख्स लेके आया है और उस कार के अंदर फाजिल खान के हुक्म पे ही बारूद फिट किया गया होगा। अब उसकी बीवी इस बात से अनजान थी। वो डॉक्टर को मिलने आई तो उसने सोचा होगा कि नई कार ही इस्तेमाल कर लूँ या फिर उसकी अपनी गाड़ी में कोई ख़राबी होगी। इस बात की तस्दीक यूँ भी होती है कि घर आते ही जब फाजिल खान को ये मालूम हुआ कि उसकी बीवी ये कार लेके डॉक्टर के पास गई है तो ये सुनते ही उसे हार्ट अटैक हो गया। ज़ीशान ने कहा, यानी कार लाने वाले को उठवा लिया जाए? हाँ, तुम दोनों अख्तर के पीछे पहुँचो, इमरान और अकरम को भी बुला लेना, मैं फाजिल खान की कोठी से होकर आता हूँ। ठीक है सर, कहते हुए दोनों अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ के जबकि वो अपनी कार में बैठकर फाजिल खान की कोठी की तरफ रवाना हो गया। कोठी के गेट पे ही उसे प्राइवेट हॉस्पिटल का एड्रेस मालूम हो गया जहां उसे ले जाया गया था। थोड़ी देर बाद वो उसके कमरे में दाखिल हो रहा था। दरवाजे पे खड़े फाजिल खान के मुहावजों ने उसे रोकने की कोशिश की मगर उसका सर्विस कार्ड देख के पीछे हो गए। फाजिल खान आंखें बंद किए चत लेटा था जबकि हिना बाप के सरहाने की जानिब कुर्सी पे सोगवार बैठी थी। आतिफ को अंदर आते देख के वो खड़े होते हुए बोली, आए भैया। उसे देख के आतिफ को अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी कि वो उस हादसे से लाइन थी। आतिफ ने उसका सर अपनी छाती से लगाकर उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहा, छोटी, किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता, अल्लाह तुम्हें सब्र दे, आमीन। वो खुशो खुजू से बोली, बहरहाल भैया, डॉक्टर कहते हैं कि ख़तरे की कोई बात नहीं। छोटी, तेरी मम्मी नहीं रही। आतिफ ने बमुश्किल फिक्रा पूरा किया था। तो भैया क्या कह रहे हो? आतिफ की बात सुनकर हिना को अपनी समातों पे यकीन नहीं आया। हाँ गुड़िया, इसी वजह से तेरे डैडी को हार्ट अटैक हुआ है, तेरी माँ दहशतगर्दी का शिकार हुई है। असल बात बताने से उसने गुरेज किया। नहीं, कहते हुए वो आतिफ के बाजों में झूल गई। उसकी चीख सुनकर फाजिल खान का मुहाफिज भी सरहद से अंदर दाखिल हुआ। जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ, आतिफ तेज़ लहजे में बोला और मुहाफिज जिस तेज़ी से आया था उसी तेज़ी से बाहर निकल गया। हिना को सोफे पे लिटा के वो उसके जूते उतारने लगा। डॉक्टर को जाने क्या कहा गया था कि उसने आने में देर नहीं लगाई थी। डॉक्टर साहब, इसे चेक करें। उसे फाजिल खान की तरफ बढ़ता देख के आतिफ ने उसे हिना की तरफ मतवज्जे किया। इसे क्या हुआ? वो करीब आकर उसकी नब्ज़ चेक करने लगा। इसे अभी अभी अपनी माँ के मरने की खबर मिली है। ओह, सुनकर अफसोस हुआ। बहरहाल ख़तरे की कोई बात नहीं है, वक्ती शौक के ज़ेरे असर। मैं सुकून और इंजेक्शन लगा देता हूँ, उठने पे बेहतर महसूस करेगी। ये कहकर उसने पास खड़ी नर्स को मखसूस इंजेक्शन लाने को कहा और ख़ुद फाजिल खान का मुआयना करने लगा। जब तक वो उसके मुआयने से फारिग होता नर्स मतलूबा इंजेक्शन ले आई थी। हिना को इंजेक्शन लगाकर वो आतिफ से मुखातिब हुआ, क्या इसके लिए भी इधर बेड लगवा दें? वो इनकार में सर हिलाते हुए बोला, नहीं डॉक्टर साहब, ये सोफे पे इजी रहेगी। डॉक्टर के जाने के बाद वो फाजिल खान के मुहाफिज से बोला, मासी को घर से बुला लो, मैं थोड़ी देर तक वापस आता हूँ। हिना मेरे बारे में पूछे तो बता देना उसकी अम्मी की लाश के सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई कर रहा है। ठीक है सर, मुहाफिज ने इस बात में सर हिलाकर कहा और आतिफ हॉस्पिटल से बाहर निकल आया। उसके बाद अपने इख्तियारात बरोए कार लाते हुए उसने हिना की वालदा की लाश वसूल की ताकि उसकी आखिरी रसूमात की अदायगी हो सके। लाश क्या थी? गोश्त के लोथड़े, चंद चूरा हड्डियाँ और लिबास की अचली धज्जियाँ थीं। दायां हाथ जिसमें सोने की अंगूठी जगमगा रही थी सलामत रह गया था। चमड़े का पर्स भी टुकड़ों में तकसीम हो गया था मगर उसमें मौजूद शनाख्ती कार्ड निस्बतन बच गया था। फाजिल खान की बीवी का ताबूत उसके घर में रखवा कर जब आतिफ वापस हॉस्पिटल पहुंचा तो हिना को होश आ गया था। आतिफ को देखते ही वो चीख मारकर उससे लिपट गई। फाजिल खान भी हसरत और यास की तस्वीर बना बेड पे लेटा हुआ था। उसकी बोई हुई फसल उसकी बेगुनाह बीवी को काटनी पड़ गई थी। अल्लाह को यही मंजूर था छोटी। आतिफ हिना के सर पे हाथ फेर कर उसे तसल्ली देने लगा। हिना सिर्फ रोती रही। सेठ साहब, आंटी की लाश घर पहुंच गई, आखिरी रसूमात का क्या करना होगा? फाजिल खान ने खाली खाली नज़रों से उसकी जानिब देखा और फिर आहिस्ता से बोला, मेहरबानी आतिफ साहब, बस डॉक्टर को बताकर घर चलता हूँ। आतिफ सर हिलाते हुए हिना के साथ सोफे पे बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल से रुखसत हो रहे थे। वो दिन और उससे अगला दिन आतिफ ने हिना की कोठी में ही गुजारा और तीसरे दिन वो हिना से इजाज़त लेके वापस आ गया। फाजिल खान की बीवी की मौत का उसे दिली अफसोस हुआ था। सुजुकी कार लाने वाले आदमी ने थोड़ी सी मार खाने के बाद असल बात उगल दी थी। ये बात ईशानू से फ़ोन पे बता दी थी। उसके बाद उसने असफंदियार की गिरफ्तारी का भी हुक्म दे दिया। फाजिल खान को उसने चंद दिन ना छेड़ने का फैसला किया। वो जानता था कि उसकी गिरफ्तारी से हिना को कोई जिस्मानी नुकसान भी पहुँचा सकती है, जबकि हफ्ते डेढ़ बाद वो उसे एतमाद में लेकर सारी सूरत हाल से आगाह करके फाजिल खान को गिरफ्तार कर सकता था।
रोहित का गिरफ्तार हुए चौथा दिन था। इस दौरान उससे किसी किस्म की बात पुरस नहीं की गई और ये खामोशी उसे किसी तूफान का पेश खैमा लगती थी। उसने एक दो दफ़ा खाना लाने वालों से आतिफ से मुलाकात की तमन्ना जाहिर की थी, मगर वो खामोश रहे। और फिर चौथे दिन जब उसे गन मैनों के नरगे में कमरे से बाहर निकाला गया तो वो जान गया कि उसकी कमबख्ती की शुरुआत होने वाली है। वो ज़हनी तौर पर हर बुरी सूरत हाल के लिए तैयार हो गया, मगर जब हथियार ब्रदर उसे लेकर एक बड़े हॉल में पहुंचे तो वो हैरान रह गया। उसकी बेड़ियां खोलकर उसे हॉल में बंद कर दिया गया। थोड़ी देर गुजरने के बाद हॉल का दरवाज़ा खुला और आतिफ दर्जन भर अफराद के साथ अंदर दाखिल हुआ। हाँ भाई मेजर साहब, क्या हाल है आपके? अंदर दाखिल होते ही उसने पूछा। मिस्टर आतिफ, खुद को मुसलमान कहलाकर तेरी ये धोखाधड़ी वाकई अफसोसनाक है, और फिर तेरे जैसे एजेंट से मुझे ये तवक्को नहीं थी। यार, वो क्या कहते हैं कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है, या इसी तरह का कोई और मकौला बहरहाल सही याद नहीं आ रहा। हाँ, अपनी बुज़दिली और धोखे पर पर्दा डालने के लिए तुम कुछ भी कह सकते हो। रोहित के लहजे में नफरत उबल रही थी। मेजर साहब, इन 3-4 दिनों में मेरे ख्याल में तुझे किसी ने हाथ नहीं लगाया। बिल्कुल, लेकिन मैं कैद तो हूँ ना, जबकि आपने मेरे साथ वादा किया था कि मुझे रिहा कर देंगे। हाँ, मगर उसके लिए कुछ तय भी हुआ था। तो उससे पहलूतही किसने की? पहलूतही नहीं मेजर साहब, सिर्फ मोखर किया था। और अब वो वक्त आ गया है, तुम मुझ पे काबू पा के रिहाई पा सकते हो। लेकिन याद रहे, मुझे शिकस्त देने के बाद मेरे आदमी तुझे सरहद पार करा देंगे। वापस आने की सूरत में तुम खुद जवाब दोगे। मंजूर, मेजर रोहित जहरखुंद लहजे में बोला। उसके होंठों पे इस्तेज़ाई हंसी छा गई थी। आतिफ के इशारे पे उसके तमाम आदमी दीवारों के साथ फैलकर खड़े हो गए थे, जबकि वो तन कर मेजर रोहित के सामने खड़ा हो गया। मेजर रोहित से काफ़ी हिसाब किताब पकाया था, मगर वो उसे ज़ुबान दे चुका था और ज़ुबान से फिरकर वो अपनी किरदार कुशी नहीं कर सकता था। मेजर रोहित ने जैकेट उतारकर साइड पर फेंकी और पेंतरे बदलता हुआ आतिफ की तरफ बढ़ा। उसके अंदाज में बेपरवाही थी। आतिफ के करीब पहुंचते ही वो अपने बाएं पांव पे घुमा और उसकी दाहिनी टांग खतरनाक अंदाज में आतिफ के चेहरे की तरफ बढ़ी। अपनी जगह बदले बगैर आतिफ ने सर को हल्का सा पीछे किया और रोहित की किक खता होगी। मूवमेंट रुकते ही वो चला। इस मरतबा उसने फ्रंट किक मारने की कोशिश की। आतिफ का बदन घुटनों से ऊपर पीछे की तरफ झुक गया। रोहित उसके सर के ऊपर से गुजर गया था। अगले लम्हे वो सीधा हुआ और अपना रुख मेजर रोहित की तरफ फेर लिया। उसके पाँव करीब करीब उसी जगह पर अर्जमान थे। इतनी ज़ोरदार किक खता होने के बाद रोहित बामुश्किल खुद को गिरने से बचा सका। उस वक्त अगर आतिफ चाहता तो उस पर कामयाब पार कर सकता था, मगर आतिफ ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की। मेजर रोहित छलाए हुए अंदाज में आतिफ की तरफ बढ़ा और खड़ी हथेली का वार आतिफ की गर्दन पे किया। आतिफ का बलाई बदन पेंडोलम की तरह दाएं तरफ झुका और मेजर रोहित का वार एक मरतबा फिर बेकार किया। और फिर इससे पहले कि मेजर रोहित संभलता, आतिफ का हाथ घुमा और एक जोरदार थप्पड़ मेजर रोहित के चेहरे पे लगा। चटाक की आवाज़ से पूरा हाल गूंज उठा था। आतिफ के थप्पड़ ने रोहित के तन बदन में आग लगा दी थी। वो गुस्से से फंकारता हुआ आतिफ की तरफ बढ़ा। गुस्से में वो अपने दिफा से गाफिल हो गया था और यह गफलत उसे महंगी पड़ी। ठोड़ी के नीचे लगने वाली आतिफ की किक ने उसे पुष्ट के बल गिरने पे मजबूर कर दिया। उसने उठने में देर नहीं लगाई। इस दफा वो मोहतात था। उसने गहरी नज़रों से आतिफ का जायजा लिया और एक लम्हा अपनी जगह पर साकिन खड़े रहने के बाद उसने उछलने का तासुर दिया। आतिफ के दोनों बाजू दिफा के लिए उठे, मगर रोहित छलांग लगाने के बजाय खड़े खड़े घूमा। उसकी किक आतिफ के पेट में लगी और आतिफ कूलों के बल ज़मीन पर गिरा। गिरते ही वो उल्टी कलाबाजी खाकर पीछे की तरफ खड़ा हो गया। उसी लम्हे रोहित ने उस पर छलांग लगाई। सरहद से साइड पे होते हुए उसने रोहित की पुष्ट पे जोरदार ठोकर रसीद की और वो अपना चेहरा दीवार से टकराने से नहीं बचा सका था। चोट काफ़ी शदीद थी। उसने बामुश्किल खुद को संभाला, मगर आतिफ की अगली ठोकर दोबारा उसके कंधों पे लगी। वो दोबारा दीवार से जा टकराया। इस मर्तबा की टक्कर ने उसे ज़मीन पे बैठने पे मजबूर कर दिया था और फिर आतिफ के पाँव जैसे मशीन की तरह चलने लगे। रोहित का बदन फुटबॉल की तरह उसके आगे उछलता रहा। चंद ठोकरें खाने के बाद रोहित को मौका मिला और उसने आतिफ का पाँव पकड़कर खींच लिया। आतिफ उसके ऊपर गिरा और रोहित ने उसके गले में बाजू डालकर खींचा, लेकिन उसके गर्दन पे दबाव डालने से पहले आतिफ की दाएं कोहनी उसके माथे पर लगी और उसकी ग्रिप ढीली पड़ गई। आतिफ तड़प कर उससे दूर हो गया। रोहित भी उछलकर खड़ा हो गया, मगर उसके चेहरे पे नजर आने वाली गहरी परेशानी उसकी अंदरूनी हालत का पता दे रही थी। लेकिन इसके बावजूद वो शिकस्त मानने के लिए तैयार नहीं था। आतिफ से दूर होकर वो पंजों के बल उछलने लगा। उसका मकसद चोटों से होने वाली दर्द की शिद्दत को कम करना था। मेजर साहब, बड़ी जल्दी थक गए हो? आतिफ की तंजी आवाज़ ने जल्दी पर तेल का काम किया और आतिफ की तरफ पेशकदमी करते हुए वो ताबड़तोड़ हमले करने लगा। आतिफ के जिस्म में जैसी बिजली की रोड दौड़ गई।
अपनी सारी कुव्वत और महारत सर्व करके भी रोहित उसे छूने में नाकाम रहा। रोहित के हमलों में हल्की सी सुस्ती आई और अगले लम्हे आतिफ की भरपूर किक उसकी छाती में लगी। वो उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया, मगर दीवार से टकराते ही वो जैसे उड़ता हुआ वापस आया, उसके सर की भरपूर टक्कर आतिफ की छाती में लगी और वो आतिफ को साथ लिए ज़मीन पे जा गिरा। नीचे गिरते उसने ज़ोरदार मुक्के आतिफ के चेहरे पे रसीद किए। आतिफ के होंठों से खून रिसने लगा था। उसके तीसरे मुक्के को दोनों कोहनियों पे सहारते हुए आतिफ उसे दोनों पाँव की मदद से पीछे उछालने में कामयाब हो गया और फिर वो दोनों एक साथ उछलकर खड़े होकर इस मर्तबा आतिफ ने हमले में पहल की थी ऊपर उछलते हुए उसका घुटना रोहित की छाती की तरफ बढ़ा, जिसे रोहित ने दोनों हाथों पे सहारा था। हाथों के नीचे होने की वजह से वो चेहरे का दिफा नहीं कर सकता था, जिसका आतिफ ने भरपूर फायदा उठाया और कदम जमीन पे लगते ही उसने दाएं बाएं का दायरवी मुक्का घुमाया जो रोहित की ठोड़ी में लगा। वो लहराते हुए ज़मीन पे जा गिरा और उसके बाद आतिफ ने उसे उठने का मौका नहीं दिया। जल्दी उसने अपने हाथ चेहरे के सामने तान लिए ताकि आतिफ की ठोकरों से बचा सके। उठो मेजर रोहित चक्रोती साहब, आतिफ गुस्से से पंकारा। ओके, मुझे अपनी शिकस्त कबूल है, वो हाँफते हुए चिल्लाया। इतनी जल्दी? आतिफ का लहजा इस्तेज़ाई था। देख लो, तेरी सिस्टर मेरे ऑफिस में बैठी सारी कार्रवाई देख रही है। आतिफ ने शहजादी को उसकी सिस्टर कहा था। जवाबन रोहित खामोशी रहा। मेजर साहब, गालबन सीआई के 1-2 रैकर बिट्स पे काबू पाकर तुम खुद को बड़ी तोप चीज समझने लगे थे। मेजर को खामोश पाकर उसकी बात जारी रही। इस लड़ाई की वीडियो तैयार हो रही है और जल्द ही तुम्हारी मायानाज एजेंसी राग को भिजवा दी जाएगी ताकि वो ये ना समझे कि हमारा शेर धोखे से मारा गया। मगर आतिफ की ये बात भी रोहित के जज्बात में गर्मी पैदा ना कर सकी। वो जानता था कि लड़ाई को जारी रखना अपनी बेइज्जती में इजाफा करना था। वो उस वक्त को कोस रहा था जब उसने आतिफ को चैलेंज किया था। आतिफ ने कहा, तूने मेरी भयानक मौत का ऐलान भी तो किया था, वो क्या हुआ? मगर जवाब नदारद। मेरा ख्याल है इन तिलों में तेल नहीं है, अपने साथियों को कहते हुए वो मेजर से मुस्तफसर हुआ। वैसे मैंने अपना वादा तो पूरा कर दिया है ना? और मेजर रोहित का सर इस बात के इजहार में झुक गया। ओके राजा, इसे ले जाओ और अपनी तफ्तीश का आगाज़ कर दो। आतिफ साहब, मैं सब कुछ गैर मशरूत तौर पे बताने को तैयार हूँ। रोहित के लहजे में वाज़ेह तब्दीली पैदा हो गई थी। उसकी बर्तरी का जाम आतिफ के हाथों मिट्टी में मिल चुका था। बता दो, मगर तस्दीक तो उन्होंने करनी ही होगी और तस्दीक का उनका भी वही तरीका है जो राह का है। जब मैं सब कुछ बता रहा हूँ तो फिर तशद्दुद क्यों? हमें कैसे पता चलेगा कि तुम सच कह रहे हो? तो क्या तशद्दुद से यकीन आ जाएगा? नहीं, लेकिन तेरी हरकतों का हिसाब किताब तो बाकी है ना। कहते हुए आतिफ वापसी के लिए मुड़ गया और मेजर रोहित बेबसी से होंठ काटने लगा। इस्माइल के लिए ये बात बहुत ज़्यादा खुशी का बायस बनी थी कि फाजिल खान रिहा होकर आ गया था। अब कम अज़ कम सीआई तो उसके रास्ते की दीवार ना बनती और उसे सिर्फ फाजिल खान के कुत्तों से निमटना पड़ता। फाजिल खान को कीफर किरदार तक पहुंचाने के लिए एक जामा मनसूबाबंदी की ज़रूरत थी। पहले तो उसने फाजिल खान का घर बारूद से उड़ाने की बाबत सोचा। इस तरह फ़ोन पर उससे गुफ्तगू करके उसे ये भी बावर करवाया जा सकता था कि उसकी मौत में किसके हाथ है। मगर फिर हिना का ख्याल आते उसे ये मंसूबा तर्क करना पड़ा। कुछ भी हो, वो हिना पे आँच आते नहीं देख सकता था। दूर मार राइफल से फाजिल खान को निशाना बनाना मुमकिन था, मगर इस तरह वो बेखबरी की हालत में मौत से हमकनार होता और ये भी इस्माइल शाह को गवारा नहीं था। वो उसे मारते वक्त ये बावर कराना ज़रूरी समझता था कि उसे जहन्नुम हासिल करने वाला कौन है। इंस्पेक्टर हाकिम दाद को ख़त्म करने वाला तरीका भी अपनाया जा सकता था, मगर उसमें यह कबाहत थी कि फाजिल खान अकेला सफ़र नहीं करता था और आगे पीछे उसके कुत्तों की गाड़ियाँ होती थी। इस वजह से यह तरकीब उसे तर्क करनी पड़ी। बहुत सोच विचार के बाद उसने ये तय किया कि उसे रात के टाइम फाजिल खान की कोठी में घुसना चाहिए। को उसके मुहावजों की मौजूदगी में ज़्यादा एहतमाल इस बात का था कि वो पहले से चौक ना हो जाता, मगर इसके अलावा भी उसे कोई मौजू तरकीब सुझाई न थी और उसने हतमी तौर पे यही तय कर लिया। फाजिल खान की कोठी में उसके काफ़ी गर्गों से सामना होने की तवक्को थी और बग़ैर तैयारी वहाँ जाना हमाकत होती। ज़रूरी सामान की ख़रीदारी के लिए वो हुलिया बदल कर बाहर निकल आया। बारूदी फंदे, हैंड ग्रेनेड और SCD वगैरह बहुत आम किस्म के सामान से तैयार हो जाती थी। सिक्योरिटी की वजह से दानस्ता इन चीज़ों के तैयार करने के तरीके दर्ज नहीं किए जा रहे, यूँ भी ये कारीन के किसी काम नहीं आ सकते। मुसन्निफ वो पैदल ही घर से निकला और टहलने के अंदाज में बाजार की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में आने वाले रेस्टोरेंट को देखकर उसे एहसास हुआ कि सुबह का नाश्ता अभी तक वो नहीं कर सका था। यूँ भी जिस दिन से हिना गई थी उसके खाने पीने के औकात में बेकायदगी आ गई थी।
नाश्ता करते हुए भी उसकी सारी तवज्जो फाजिल खान की कोठी में घुसने के मंसूबे पर थी, मगर इस दौरान वो बेध्यानी से टीवी स्क्रीन को घूर रहा था जिस पर किसी डॉक्टर के क्लिनिक में होने वाले धमाके की खबर दिखाई जा रही थी। अचानक उसे लगा कि खबर में फाजिल खान का नाम लिया जा रहा है। वो पूरी तरह खबर की तरफ मतवज्जे हो गया। डॉक्टर दुरानी के क्लिनिक के पार्किंग एरिया में होने वाले जोरदार धमाके में दूसरे बहुत से अफराद के साथ कराची के एक दौलतमंद सेठ फाजिल खान की बीवी भी, मां, ड्राइवर और एक गार्ड के हलाक हो गई थी। अंदाज़ा यही था कि धमाका खेज मवाद उसी की कार में रखा गया था। अब दहशतगर्द ये मवाद उसकी कार तक पहुंचाने में कैसे कामयाब हुए थे, इस बारे में मुख्तलिफ अंदाजे जाहिर किए जा रहे थे। ये गुमान भी जाहिर किया जा रहा था कि ये काम फाजिल खान के किसी दुश्मन का भी हो सकता है। इस्माइल शाह गौर से खबर सुनने लगा। उसके दुश्मन का एक और नुकसान हुआ था जो उसके लिए खुशी का बाइस होना चाहिए था, मगर उसे खुशी नहीं हुई कि वो जानता था वो औरत बेगुनाह है। फिर वो हिना की वालदा भी तो थी और वो फाजिल खान की मौत के अलावा हिना को किसी दुख तकलीफ और परेशानी में मुब्तला नहीं देख सकता था। उसने हिना को कॉल करने के लिए मोबाइल निकाला, मगर फिर कुछ सोचकर वापस रख दिया। उससे बात करने का मतलब फिर अपना रास्ता खोटा करने के मुतरादिफ था। तसल्ली के चंद बोलों से फ़र्क ही क्या पड़ता है, ताज़ियत तो दुश्मन से भी कर ली जाती है। दिल ने दिमाग पे एतराज़ चढ़ा। ठीक है, मगर इस तरह वो मेरी राह में दोबारा रोड़े अटकाना शुरू कर देगी। दिमाग दलाइल देने से बाज नहीं आया। पहले भी तो वैसी कोशिशें कर चुकी है, क्या कुछ कर पाई? दिल भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। ये सिर्फ उससे बातचीत का बहाना तलाश करना है। क्या पहले किसी ने मुझे मना किया था? अब तो उसकी माँ के साथ इतना भयानक हादसा पेश आया और ऐसे में किसी अपने की तसल्ली के चंद बोल भी दिल को बहुत तकवीत देते हैं। पर वो अपनी कब हुई? और जिस राह पे सफ़र नहीं करना उसका पता क्या पूछना? जब उसके वालिद को कत्ल करने का इरादा कर लिया है तो उसे अपनाना एक ऐसा ख्वाब भी हो सकता है जिसकी ताबीर नामुमकिन हो। दिलो दिमाग की जंग में दिमाग के दलाइल चाहे कितने वजनी क्यों ना हो, जीत हमेशा दिल की होती है। बिल पे करके वो रेस्तोरां से निकला और हिना को कॉल करने लगा। दूसरी बेल पे कॉल रिसीव कर लेगी। उसे हिना की सिसकियाँ सुनाई थी। बगैर कुछ कहे उसने रोना शुरू कर दिया था। मुझे अभी पता चला है, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हिना की सिसकियों ने उसके लिए अल्फाज के चुनाव में मुश्किल पैदा कर दी। शाहजी, वो बहुत अच्छी थी। वो ग्लूकेर आवाज़ में बोला। हाँ, माएँ बहुत अच्छी होती हैं, जब छोड़ जाती हैं तब एहसास होता है। उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। ये लोग इतने जालिम कैसे बन जाते हैं, ये बात मैं भी नहीं जानता। आदत के बरखिलाफ उसने तानजनी से गुरेज किया था। शाहजी, मुझे लगता है ज़िंदगी का कोई मकसद बाकी नहीं रहा। चंदा, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। शायद, मगर मरने वाले ज़िंदगी की रौनकें तो साथ ले जाते हैं ना। हिना का लहजा दुख से लबरेज था। उनकी गुफ्तगू काफ़ी देर तक जारी रही। इस्माइल से गुफ्तगू करके हिना की तबीयत काफ़ी संभल गई थी। किसी ने सच कहा है, हमदर्दी के बोल उदासी का मरहम होते हैं। हिना से बातचीत के दौरान वो क्वार्टर पे वापस आ गया था। फाजिल खान के खिलाफ कार्रवाई उसने चंद दिन के लिए मौखर कर दी थी। डेवी पार्टी को रिहा किए 1.5 हफ्ता होने को था। रोहित की गिरफ्तारी के मुतल्लिक मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार करके आतिफ ने सिद्दीकी साहब को भिजवा दी थी। उस वक्त वो अपने ऑफिस में मौजूद था। इजाज़त तलब करते हुए शहजादी अपने शोहर के हमरा अंदर दाखिल हुई। आओ बहन बैठो। वो उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। भाई, मैं जाने की इजाज़त लेने आई थी। आतिफ के इशारे पे वो सोफ़ा संभालते हुए बोली। आतिफ ने हंसते हुए पूछा, जी भर गए कराची से? भाई, इनका काम मुकम्मल हो गया तो यहाँ रहने का कोई मुसर्रफ नज़र नहीं आ रहा। हिना ने तनवीर की जानिब इशारा करते हुए जवाब दिया। अब तो तेरे सुपर एजेंट का कांटा भी निकल गया है। भाई, आपने उसे अच्छी तरह लताड़ा है, वरना यकीन मानो ये बड़ों को खातिर में नहीं लाता था। अगर मैं अपनी आंखों से न देख लेती तो कभी यकीन ना करती। सुना था कि अल्लाह ताला हर फिरौन के लिए एक मूसा पैदा करता है। मेजर रोहित के अंजाम से इस बात का तजर्बा भी हो गया। हाँ, याद आया, आपके अंकल पाशा का दोस्त इस्माइल शाह आजकल काफ़ी सरगर्म है। आतिफ तनवीर की वजह से जानबूझकर उसका इस्माइल शाह से ताल्लुक़ का जिक्र गोल कर गया था। यूँ भी शहजादी ने शादी के बाद जिस तरह अपनी साबका ज़िंदगी को खैर बात कहा था वो लायक तहसीन था। इस्माइल शाह, वो वापस आ गया है? शहजादी का लहजा हैरानी से पुर था। इसके अलावा भी तो कुछ आदमी थे, बाकी सारे मारे गए थे और उसे आपने, मेरा मतलब अंकल की वजह से ज़िंदा छोड़ दिया? वो शहजादी के अंदाज पे मुस्कुराते हुए बोला। नहीं, मैं किसी मुल्क दुश्मन को ताल्लुकात की बिना पे नहीं छोड़ सकता। वो भाग गया था, उसको तो मैं आपके कहने पर भी ना छोड़ता। शहजादी ने पूछा। बाकी सरहद पार करते हुए मारे गए थे? हाँ, उनके आने के सिंह मैंने पहले से बंदे तोइन कर दिए थे। तो फिर शाहजी कैसे भागा? शहजादी के लहजे में छुपा इश्तियाक आतिफ से मख्फी नहीं रह सका। जवाबन आतिफ ने
اجمالاً ساری تفسیر اس کے کوشے گزار کرتے ہوئے اسماعیل کے نئے کارناموں پہ بھی ہلکی سی روشنی ڈال دی۔ ویسے بھائی گرفتاری کے بعد اس سے کیا سلوک کریں گے؟ اس کا انحصار اس کے جرائم پر ہے۔ اگر وہ ابھی گرفتار ہو جائے، وہ مظلوم ہے، کوشش کروں گا اس سے کم سزا ہو، مگر اس کی گرفتاری اتنی آسان نہیں جتنی آپ نے سمجھ رکھی ہے۔ وہ فاضل خان کی بیٹی، کیا نام بتا رہے تھے؟ عاطف نے لقمہ دیا۔ ہینا خان۔ ہاں ہینا۔ اسماعیل شاہ کی گرفتاری کے بارے میں اس سے دوبارہ بات نہیں ہوئی؟ نہیں، ویسے اگر آپ نے اسماعیل شاہ سے ملاقات کرنی ہو تو ہینا کی وساطت سے کر سکتی ہو، مجھے امید ہے وہ اس کا انتظام کر لے گی۔ نہیں بھائی، شہزادی نے انکار میں سر ہلایا۔ ایک غیر مرد سے میرا کیا کام؟ یوں بھی شادی کے بعد آپ واحد مرد ہیں جس سے میں بھائی ہونے کی وجہ سے اس طرح آزادی سے مل رہی ہوں، ورنہ پرائے مردوں سے میل جول نہ تو میرے شوہر کو پسند ہے اور نہ خود مجھے۔ صحیح کہا۔ عاطف نے اس کی بات بے پسندیدگی سے سر ہلایا۔ بھیا، میں نے اسے کسی بات سے منع نہیں کیا، مجھے یہ بیچ میں یوں ہی گھسیٹ رہی ہے۔ خاموش بیٹھا تنویر جلدی سے بولا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ میری ہے اور بس۔ اس کی بات سن کر عاطف مسکرانے لگا۔ تو ہمیں اجازت ہے نا بھائی؟ شہزادی نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہے بہن، عاطف نے کھڑے ہو کر کہا، جب تک میں یہاں ہوں اس رہائش کو اپنا گھر سمجھنا۔ میرے لائق کوئی بھی خدمت ہوتی ہے، میرا موبائل نمبر آپ کے پاس ہے، تکلف نہ کرنا اور کوشش کر کے کچھ عرصہ کراچی کا رخ نہ کرنا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، انہوں نے آپ کو تنویر کی وجہ سے پہچانا تھا، اور تنویر کو پہچاننے والے تمام افراد گرفتار ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود احتیاط بہتر ہے۔ شہزادی نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، ہم احتیاط کریں گے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے عاطف نے تنویر سے معانقہ کیا اور انہیں رخصت کرنے آفس کے دروازے تک ساتھ کیا۔ واپس آ کر وہ بمشکل بیٹھا ہی تھا کہ موبائل بجنے لگا۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ جی دانش۔ اس کے ISI کے دوست دانش کی کال تھی۔ کہاں ہو بھائی؟ آفس میں۔ اوکے، میں وہیں آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد دانش اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ رسمی کلمات کے بعد عاطف نے پوچھا، کیا پیو گے؟ کھانے کا ٹائم ہے جناب۔ اور عاطف مسکراتے ہوئے انٹرکام پہ کھانے کا بتانے لگا۔ ہاں جی، کس طرح تشریف آوری ہوئی؟ ریسیور رکھ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں یہ بتانے آیا تھا کہ تیرے تینوں دوست ایران پہنچ گئے ہیں۔ میرے دوست؟ یار میری مراد بلیک لیکوڈ کے ان ایجنٹ سے تھی جن کی نگرانی کا تو نے مجھے بتایا تھا۔ اوہ یس، عاطف نے گرم جوشی سے پوچھا۔ تمہارا مطلب ہے ڈیوی پارٹی ایران پہنچ گئے ہیں؟ دانش نے منہ بنایا۔ جی ہاں، میرا مطلب بالکل یہی ہے۔ تینوں؟ جی تینوں، اور آج ہی پہنچے ہیں۔ کوئی اور تفصیل؟ نہیں، بس یہی رپورٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے ملی تھی، البتہ اتنا کنفرم ہو گیا کہ اس وقت وہ تہران میں ہیں۔ خوب، ویسے بڑی جلدی انہیں کام پہ بھیج دیا گیا ہے۔ اور پھر دانش کے کچھ کہنے سے پہلے ایک آدمی کھانے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا اور وہ عاطف کی بات کا جواب دیے بغیر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ عاطف فون اٹھا کر اشفاق کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جی سر، کہتے ہوئے اس نے کال اٹینڈ کی۔ عاطف اسے ایران جانے کے انتظامات کے بارے احکامات دینے لگا۔ سر خیر تو ہے؟ ہاں یار، کچھ ادھار وصول کرنے جانا ہے۔ میری گنجائش نکل سکتی ہے سر؟ تمہاری؟ ایک لمحہ سوچ کر وہ بولا، اوکے، 1 ہفتے کی چھٹی کرا لو۔ یہ غیر سرکاری دورہ ہوگا؟ اشفاق خوشی سے چہکا۔ تھینک یو سر۔ دبئی کی فلائٹ میں سیٹیں کرا لو، وہاں سے تہران کے لیے فلائٹ آسانی سے مل جائے گی۔ اور اشفاق کی اوکے سر سنتے ہی اس نے ریسیور واپس رکھ دیا۔ یعنی جناب بذات خود تشریف لے جائیں گے؟ دانش نے نوالا نگلتے ہوئے پوچھا۔ ایسا ہی ہے۔ ویسے تمہارے آدمی کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ لالا نام کا ہوٹل بتا رہے تھے۔ عاطف اشفاق نے سر ہلاتے ہوئے صدیقی صاحب کا نمبر ڈائل کرنے لگا تاکہ اپنی چھٹی کا بتا سکے۔ اشفاق کی چھٹی یوں بھی اس نے خود منظور کرنی تھی، اس بارے میں اس نے صدیقی صاحب کو اعتماد میں لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔